हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई क्लास पे। और आज के इस क्लास पे हम लोग रासायनिक समीकरण के जो है उनकी कमियों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया था। उसके जो है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधियां भी सीख ली थी, रासायनिक समीकरण को भी सीख चुके हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को भी सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण की कमियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। रासायनिक समीकरण की कमियां या उनकी कमियां या उनकी सीमाएं एवं उनके उपाय, जैसे यहाँ हेडिंग डाली हुई है रासायनिक समीकरण की कमियां या सीमाएं एवं उनके उपाय। ठीक है, ये चीज़ें जो है अब हम लोग उनकी कमियों के साथ साथ उनके उपाय के भी चर्चाएं करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाओं के बारे में चर्चा करें तो जो एक कमियों में है वो है एक भौतिक अवस्था भी है। तो रासायनिक अभिकारकों की भौतिक अवस्था, उत्पाद तथा भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता। हमें नहीं पता चलता कि जो हमारा अभिकारक है वो ठोस है, द्रव है या गैस है, किस अवस्था में है। ठीक है, हमें नहीं पता चल पाता। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पास, हमने जैसे लिख दिया यहाँ पास, ये अब क्रिया आपको दिख रही हो, सी यू कौन सी अवस्था में है, ठोस है, द्रव है या गैस है। H2SO4 क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, पता नहीं चलता। यहाँ पास CuSO4, SO2, H2O ये सब नहीं पता चलते ना। तो इसी कमी को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला गया। ये कमी थी, इसको दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया कि अगर ये हमारा तत्व ठोस है तो उसके सामने स्मॉल s, द्रव है तो स्मॉल l और गैस है तो स्मॉल g लिख दें, और जलीय विलयन है तो एक क्यों लिख देंगे। ठीक है, विलयन आप लोगों को पता ही है, विलयन आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो विलयन के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ठोस को एस से क्यों, क्योंकि ठोस को अगर इंग्लिश में जाए तो सॉलिड कहते हैं, लिक्विड होता है द्रव तो उसे एल से, गैस होता है जी। ठीक है, ये आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, और ये बात अगर हम बात करें, इसका एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है, H2 जी, जी यानी गैस है, H2 हाइड्रोजन एक गैस है, O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है तो जी लिखा। अब 2H2O, H2O ये जल बन गया, दो गैस मिला करके एक जल का निर्माण किया तो क्या हुआ, एल हुआ। कहता अच्छा बाबू रुको, तुम हमसे दूर हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहता तुम हमसे दूर हो, हम भी तुमको पास लाते हैं। दोनों ने अभिक्रिया की, मिल करके दोनों पास आ गए, दोनों गैस गैस ने से जल का निर्माण हुआ। ओके, दो पदार्थ मिलकर के एक कल पदार्थ बनाए हैं। ओके, आगे बात करेंगे। चलो अगली बात करते हैं सांद्रता की। तो सांद्रता, अभिक्रियाओं के सांद्रता का ज्ञान नहीं होता, सांद्रता का भी हमें ज्ञान नहीं होता। मतलब जो है सांद्रता उसकी तनु है, ठीक है, या सांद्र है, ठीक है, उसके बारे में नहीं चलता। तो उसका उपाय क्या था वो भी हम आगे बता देखते हैं। तो इसका उपाय क्या निकाला गया, तो इसका उपाय निकाला गया कि अभिकारकों को सांद्रता को उनको नीचे लिख देते हैं, वो तनु है या सांद्र है। ठीक है, तो लिख देते हैं, जैसे इस पे क्या लिखा हुआ है, CaCO3 प्लस 2HCl, HCl क्या है, या तनु है, तनु, इसके जलीय विलयन कम है। ठीक है, जलीय विलयन कम होता है। ठीक है, तो जलीय विलयन, पदार्थ का जलीय विलयन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पास CaCl2, ठीक है, H2O और CO2, तनु जहाँ होता है वहाँ पास विलय की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ठीक है, ठीक है, विलय की मात्रा कम होती है जब तनु हो, तनु हो तो क्या होती है, विलय की मात्रा कम, विलय की मात्रा कम, और जब वो हो तो क्या हो, विलय की मात्रा ज़्यादा। सांद्र हो तो विलय की मात्रा जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ऊष्मा परिवर्तन के बारे में, थोड़ा चर्चा कर देते हैं। जो अगली प्रक्रिया है वो है ऊष्मा परिवर्तन। तो अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या शोषित हो रही है इसका भी पता नहीं चलता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अवक्षेप को नीचे, इससे नीचे की डायरेक्शन में एरो और गैसीय पदार्थ को ऊपर की डायरेक्शन में एरो, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 और H2, ये चूंकि बता रहा है कि H2 एक गैस है और गैसीय पदार्थ को ऐसे लिखो। ठीक है, अगर बात करें गति एवं समय की, तो गति एवं समय को भी नहीं पता चलता। तो अभिक्रियाओं की गति और अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा इसको भी हमें नहीं पता चल पाता। तो इसके लिए भी क्या है, उपाय है N2 प्लस 3H2 G, यानी G यानी गैस, ये भी गैस है। ठीक है,
और 450 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, और तो तब बनता है 2NH3, और वो भी क्या है, ये जी गैस है। ठीक है, प्रकृति का ज्ञान नहीं होता अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि नहीं, मतलब जैसा कि उत्क्रमणीय मतलब जैसा अगर हम ये सब अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया से ये अभिक्रिया प्राप्त हो रही तो इससे ये भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो पाता, ये पता नहीं चलता। तो जब इसके लिए ऐसे एरो बनाते हैं, एक ऐसे करके ऐसे और एक ऐसे करके ऐसे, ठीक है, सिंगल एरो लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा डबल एरो ये लगते हैं, एक पे सिर्फ सिंगल तीर लगता है, ये जो निशान है ये सिर्फ सिंगल रहता है। ओके, तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो जितना हो सकेगा उतना आज की क्लास पे करेंगे, नहीं अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, सबसे पहले जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो पहली अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उसको चर्चा करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक पदार्थ बना दें तो उसे क्या कहते हैं, एक पदार्थ बना दें तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग संयोजन कहते हैं। वहां पास संयोजन अभिक्रिया हो रही है, जैसा लिखा हुआ है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो NH3HCl और NH4Cl, ये हमारा उदाहरण के लिए है। ठीक है, जैसे यहाँ NH3 और HCl दोनों मिला के NH4Cl बना रहे हैं, चूंकि यहाँ पास दो पदार्थ हैं और मिलकर के एक पदार्थ बन रहा है, तो चूंकि यहाँ पास कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, क्योंकि दो पदार्थ मिलाकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पास भी संयोजन अभिक्रिया हो रही। दो तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात हम यहाँ पास कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया थोड़ा तो आप लोगों को क्लियर हुआ ही होगा, नहीं ज़्यादा, थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप लोगों ने जाना क्या, संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप लोगों ने जाना कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसपे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब जब दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो तत्व मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वहां पास संयोजन अभिक्रिया होती है। ओके, आगे बात करते हैं। हम लोग आगे बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया की। ठीक है, अब हम लोग वियोजन की बात करेंगे, विस्थापन इसके बाद बात करेंगे। पहले वियोजन की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये अभिक्रिया तीन प्रकारों में बटी हुई है, एक ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ठीक है, तो जिसपे कि चलिए शुरू करते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई पदार्थ होगा वो एक होगा, मतलब ये कोई यौगिक होगा जो जिसको टूट करके वो अपने अवयवी तत्वों में विभाजित हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि एक पदार्थ मिलकर के कई पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। अब यहाँ पास एक पदार्थ कई तत्वों में टूट जाएगा, एक यौगिक कई तत्वों में टूट जाएगा। ठीक है, वहाँ कई से एक बन रहा था, यहाँ एक से कई बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इस अभिक्रिया में कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों इस अभिक्रिया में कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब अगर हम जब अभिक्रिया कर रहे हैं, हमने कोई एकल पदार्थ से कई पदार्थ बना लिए, तो अब अगर हम उसमें से ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत को हटा देते हैं तो हमें पुनः वह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण क्या कहते हैं, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। यही बात अगर बात करें, अब हम लोग बात करने वाले हैं इनकी इस अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। तो पहले इसकी अगर बात करें तो पहला है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन, तीसरा है विद्युत अपघटन। ठीक है, ये तीन अभिक्रियाएं हैं इसकी, क्या, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊष्मीय अपघटन के इसके बारे में, ऊष्मीय अपघटन के बारे में। जैसा कि अगर ऊष्मीय अपघटन के बारे में बात करें तो इस अभिक्रिया में यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाते हैं। अगर हम बात करें ऊष्मीय अपघटन में, तो ऊष्मीय अपघटन में जब भी कोई
कोई यौगिक जो है तत्वों में अगर टूटता है तो वो ऊष्मा के द्वारा टूटता है। ठीक है, अगर प्रकाश अपघटन पे आ जाए तो उस पे किसके, प्रकाश के द्वारा टूटेगा। ठीक है, अगर विद्युत अपघटन में आ जाए तो वहां विद्युत के द्वारा टूटेगा। यानी कुल मिला के तत्व टूटेगा, अब वो किसके द्वारा टूट रहा है वो डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है। अगर प्रकाश अपघटन है तो प्रकाश के द्वारा, ऊष्मीय अपघटन है तो ऊष्मा के द्वारा, विद्युत अपघटन है तो विद्युत के द्वारा। ओके, इतना क्लियर। डिपेंड ये करता है किसके द्वारा टूट रहा है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है और किसके द्वारा हो रही है। तो ठीक है, चलिए अब ऊष्मा अपघटन की ओर थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। तो ऊष्मा अपघटन की आपने लेते हैं तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। जैसे जैसे CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है। ठीक है, और यहीं पास ये मरमर का भी सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, और यहाँ पास बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन के द्वारा ये अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पास दर्शा दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको अगर बात करें तो क्या में विभाजित हो रहा है, CaO। ठीक है, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में विभाजित हो रहा है, इसमें दोनों में विभाजित हो रहा है। ठीक है, और अब इसी प्रकार एक और बात करें तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। जब हम लोग फेरिक सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, ऐसे FeSO4 ऊष्मीय अपघटन, आप ऐसे भी पूरा एक लाइन में ऊष्मीय अपघटन लिख सकते हैं, इसकी तरह ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो Fe2O3 और SO2 और SO3। ठीक है, क्योंकि जहाँ पास ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ठीक, अब यहाँ पास बात करें तो प्रकाश अपघटन की अगर बात करें तो प्रकाश अपघटन क्या होता है, जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो वहाँ पास क्या होता है, प्रकाश अपघटन अपक्रिया होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल यहाँ लिखा नहीं है, लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है 2AgCl। क्या, 2AgCl, और ये क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ पास अगर बात करें तो ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, ये अपना क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और इनके बीच पे अगर बात करें तो क्या लगेगा, सूर्य का प्रकाश लगेगा। क्या लगेगा, सूर्य का प्रकाश लगता है, सूर्य का प्रकाश लगेगा तब ये क्रिया होगी। ठीक है, ये अब क्रिया है इस जो इसकी है तो ये। ठीक, तो अब यहाँ पास थोड़ा सा क्या है, ये समीकरण असंतुलित है, यहाँ पास भी 2 का गुणा होगा तब जाके ये समीकरण पूरा क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है, संतुलित करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, अब इस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगली अपक्रिया पे चलते हैं, जो कि है हमारा विद्युत अपघटन अपक्रिया। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया की। तो विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या है कि विद्युत अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें यौगिक जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। देखो, विद्युत अपघटन अपक्रिया एक सिंपल सी अपक्रिया है, जैसा कि पुरानी अपक्रिया हम करते चले आ रहे हैं उसी प्रकार ये भी संपन्न होने वाली है। जैसा कि इस पे क्या होगा, वह अब इसमें अपक्रिया के अपक्रिया में जो होगा, वो जो पदार्थ होगा जिसको हम लोग तोड़ने वाले होंगे वो जलीय विलयन में होगा। ठीक है, जलीय विलयन होगा। ठीक है, और उस पर क्या करना है, हमें विद्युत को प्रवाहित करना है, और जिससे वो 2 या 2 से सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पास एक छोटी सी बात और है जो आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या है कि इस पे जो धनायन है वो कैथोड पर, और जब एनोड पर ऋणायन एकत्र होते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि विद्युत अपघटन अपक्रिया में धनायन कैथोड पर कौन सा आयन और एनोड पर कौन सा आयन एकत्र होते हैं, तो वहाँ ऑप्शन में होगा धनायन, ऋणायन। ठीक है, या आपका ऋणायन, धनायन, इनमें से कोई नहीं इस प्रकार होगा, तो आपको क्या, धनायन और ऋणायन में जो भी हो वो मतलब टिक करके आना है, उसको ब्लैंक करके आना है। ठीक है, उसको मतलब ब्लैक करके आना है, काला करके आना है। ठीक, OMR पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन विघटित हो जाता है, और जब इसको बात करें तो 2H जब जल में प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन क्या होगा, कैथोड पर होगा, और ऑक्सीजन किस पे होगा, एनोड पर होगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और है, गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम तथा क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। ये किस पे, पोटेशियम तथा क्लोरीन पे अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पास जब पोटेशियम क्लोरीन पे अपघटित हो जाता है तो क्या इसका सूत्र बनेगा, 2KCl और 2K + Cl2। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पास से इसको थोड़ा सा विराम देंगे, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। हम लोग अगले उस पर जो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी की बात कर लेंगे, फिर विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।